हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 फिजिकल साइंस का। चैप्टर 8 का वो भी लास्ट पार्ट जो कि है ऑर्गेनिक कंपाउंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से सुनिएगा। 2-3 पार्ट्स में ये चैप्टर आएंगे। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, देखिए सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा ब्रांच है केमिस्ट्री का जो कि कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी के साथ डील किया जाता है। इट इज़ द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। देखेंगे आगे आखिर कार्बन ही इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि कार्बन के लिए पूरा एक चैप्टर बना दिया गया। ठीक है, दैट वी विल सी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ब्रांच है, सिंपल सी बात है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ब्रांच है। किसका ब्रांच है? केमिस्ट्री का ब्रांच है। और उसमें क्या पढ़ते हैं? कार्बन रिलेटेड सारे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। अभी सारे बोलने का मतलब कुछ इसमें एक्सेप्शन है, जैसे कार्बन के बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, इनको नहीं। कार्बन और हाइड्रोजन अभी हम लोग देखेंगे। द वर्ड कार्बन इन लैटिन मीन्स कोल। कार्बो जो है ये लैटिन में इसका मतलब होता है कोल, और कोल का सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट भी क्या होता है? कार्बन। यानी ये जो वर्ड है ना कार्बन, इसका मतलब होता है कोल। ठीक है, और क्यों रखा गया? बिकॉज कोल एक्चुअली जो है, कोयला जो है, दैट इज मेड अप ऑफ कार्बन ओनली। यूनिवर्स के पास एटमॉस्फेयर होना चाहिए था, हैज 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एटमॉस्फेयर में 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और सारे लिविंग बींग्स जो है ये कहीं ना कहीं कार्बन से ही मेड अप ऑफ होते हैं। दैट मीन्स कार्बन से ही इनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है, जैसे हम लोग देखते हैं, अगर हमारे बॉडीज़ को भी देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट है, और भी जो भी सामान है बॉडी में, जैसे आप देख लें ग्लूकोज है, स्टार्च है, ये सब कहीं ना कहीं कार्बन कंपाउंड्स है। ठीक है, तो अगर बोल सकते हैं कि लाइफ का जो बेसिक बैकबोन होगा वो भी क्या होगा? कार्बन ही होगा। बर्जीलियस सबसे पहले थे जिन्होंने इस पे एक थ्योरी दिया, और इसका नाम जो है उनने ही रखा था ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब ये बिलीव करते थे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन्होंने नाम क्यों रखा था? इन्होंने इसलिए नाम रखा था नॉन लिविंग सोर्स से जो चीज़ें मिलती हैं उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। मतलब तो ऐसा मानते थे बर्जीलियस के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उन्हीं कंपाउंड को कहेंगे जो सिर्फ लिविंग सोर्स से मिलते हैं। जैसे अगर बात करें प्रोटीन, तो इनका मानना था, और जो पहले के ट्रेडिशनल साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, उनका ये मानना था कि कुछ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जो कोई बिना लिविंग बीइंग के वो डिराइव नहीं हो सकता। जैसे लेट्स से प्रोटीन, तो उनका मानना था कि प्रोटीन या तो किसी एनिमल से मिल सकता है या तो किसी प्लांट के बॉडी से मिल सकता है। यूरिया जो कि यूरिन में प्रेजेंट होता है, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के यूरिन में, तो उनका मानना था कि यूरिया जो है वो सिर्फ लिविंग बींग्स के ही अंदर पाया जाता है। अगर हम लोग चाहें लैब में यूरिया बनाना तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो लिविंग सोर्स से डिराइव होने वाले कंपाउंड्स का नाम बर्जीलियस ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रखा था। ठीक है, ये मॉडर्न डेफिनेशन है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग किसको पढ़ते हैं? जो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स। बट ट्रेडिशनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या थे कि वो सबसे पहले इस टर्म को किसने यूज़ किया? बर्जीलियस ने। और उन्होंने ये टर्म क्यों यूज़ किया था? डिस्टिंग्विश करने के लिए, यानी डिफ्रेंशिएट, अलग करने के लिए, दोनों में फ़र्क बताने के लिए। किस में फ़र्क बताने के लिए? वैसे चीज़ जो नॉन लिविंग से सोर्स से मिल जाते हैं और वैसे चीज़ जो लिविंग सोर्स से मिलते हैं। जैसे उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस थे जो प्लांट और एनिमल से मिलते थे, जो कि ह्यूमन बीइंग्स, मैन यूज़ करता था खाने के लिए, पहनने के लिए। और इन सब को बर्जीलियस क्या मानते थे कि इन सब को लिविंग सोर्स से ही आइसोलेट किया जा सकता है। जैसे अगर हम लोग प्रोटीन हो गया, स्टार्च हो गया, यूरिया हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया, तो इनका मानना था कि ये सब सिर्फ और सिर्फ प्लांट और एनिमल की ही बॉडी से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, खुद से इसको बना नहीं सकते हैं। इसका नाम उन्होंने दिया ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ओके, नेक्स्ट वाइटल फोर्स थ्योरी करके एक थ्योरी उस टाइम पे काफ़ी फेमस था। इसको बाद में डिबंक किया गया। कभी कभार क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी। तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है? इसको जो प्रपोज किए थे वो बर्जीलियस ही थे। और वही बात कि इनिशियली ऐसा अज्यूम किया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक लिविंग सिस्टम के अंदर बनता है। ठीक है, क्योंकि लिविंग सिस्टम के अंदर एक वाइटल फोर्स है जो गॉड गिफ्टेड है। ठीक है, एक वाइटल फोर्स, एक ज़रूरी ताकत है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग सब्सटेंस के अंदर ही है। कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट उस चीज़ को बना नहीं सकता। आप लैब में केमिकल मिला के नहीं बना सकते। ये इनिशियली ऐसा माना जाता था। इसी थ्योरी का नाम है वाइटल फोर्स थ्योरी।
तो ऐसा माना जाता था कि सिर्फ लिविंग सिस्टम ही इन चीज़ों को बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि लिविंग सिस्टम क्या पजेस करते हैं, क्या है लिविंग सिस्टम के पास? लिविंग सिस्टम के पास वाइटल फोर्स है जो कि नेसेसरी होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए। और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि ये जो फोर्स है, ये जो वाइटल फोर्स है, ऐसा बर्जीलियस मानते थे, रियल में नहीं है, ऐसा वो मानते थे कि ये जो वाइटल फोर्स है, ये वाइटल फोर्स जो है वो गॉड के थ्रू गिवन है। ठीक है, लिविंग सिस्टम को यानी लिविंग प्लांट को, एनिमल को ये गॉड ने ये गिफ्ट दिया है, तभी ये लोग ये चीज़ बना पा रहे हैं। ये वाइटल फोर्स की वजह से बन रहा है। और इनका लैब में सिंथेसिस, लैब में इनका सिंथेसिस इम्पॉसिबल है कभी भी। कभी भी इनका मानना ये था कि जो चीज़ प्लांट और एनिमल से मिल रहा है वो सिर्फ प्लांट और एनिमल से ही मिलेगा, लैब में इसको नहीं बना पाएंगे। एग्जाम्पल क्या क्या उन्होंने बताया कि शुगर है, प्रोटीन है, ऑक्जेलिक एसिड है, ये सिर्फ प्लांट और एनिमल्स में ही पाया जाता है। उस टाइम पे लैब में बनना वॉज इम्पॉसिबल। बाद में इस थ्योरी को डिसप्रूव किया गया, गलत बताया गया, बट जानना इम्पॉर्टेंट है। ओके, इसको गलत बताने में सबसे जो मेन रोल प्ले किया वो था फ्रेडरिक वूलर ने। अभी आपको ये जो एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे इसका रिएक्शन पूछा जाता है, ठीक है, आपसे यूरिया का कभी कदार इसमें यूज़ पूछ लिया जाता है। तो देखिए, सिंथेसिस ऑफ यूरिया बाय फ्रेडरिक वूलर, आखिर ये इतना ब्रेक थ्रू एक्सपेरिमेंट क्यों हुआ? इसने वाइटल फोर्स थ्योरी को कैसे गलत प्रूव किया? देखो, अभी तक तो पुराने साइंटिस्ट ये बोल रहे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को भाई लैब में नहीं बना सकते, ये वाइटल फोर्स की वजह से बनता है जो कि गॉड गिफ्टेड होता है। बट वूलर ने क्या किया, आप देख सकते हैं कि यूरिया का भी, यहाँ यूरिया एग्जाम्पल में नहीं दिया, बट शुगर, प्रोटीन, ऑक्जेलिक एसिड, इन्यूमरेबल, यूरिया भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। बट वूलर ने क्या किया, लैब में बना दिया यूरिया को। द वाइटल फोर्स थ्योरी सफर्ड अ फैटल ब्लो, यानी वाइटल फोर्स थ्योरी को बिल्कुल सिरे से इनकार कर दिया गया। कब? 1828 में, जब एक जर्मन साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक वूलर, और उन्होंने क्या किया, सिंथेसाइज किया यूरिया। यूरिया कैसा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। किससे सिंथेसाइज किया? ऐसा नहीं है कि लिविंग एनिमल या ह्यूमन बीइंग उनके यूरिन से यूरिया निकाला, नहीं, लैब में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी दूसरे दूसरे केमिकल्स को यूज करके। किसको? अमोनियम साइनेट, जो कि स्पेलिंग मिस्टेक है, वहां पे देख लेना। अमोनियम साइनेट जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। कौन सा है अमोनियम साइनेट? ये है अमोनियम साइनेट। अगर मैं इसको देखो, ये तो काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है। क्या किया उन्होंने? किया कुछ नहीं, अमोनियम साइनेट था, उसको हीट किया गया, और जैसे ही अमोनियम साइनेट को हीट करते हैं ना, उसके अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये रीअरेंज हो जाते हैं। नॉर्मली अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला होता है NH4, नॉर्मली अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला होता है NH4NCO, ठीक है, ये है अमोनियम साइनेट। इसको N2, इसी चीज़ को ऐसे भी लिखते हैं N2H4CO, ये भी अमोनियम साइनेट ही है, बस N की जगह N2 कर दिया। इसको जब ये हीट किया गया तो ये बन गया यूरिया। अब ये यूरिया का पूरा स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, अगर तुम ऐसे समझ पा रहे हो तो ठीक है। बीच में कार्बन, और ये क्या हुआ कि ये NH4 था ना, ये यहाँ पे 2 बार आके टूट गया, एक बार NH2 और ऊपर लग गया O। यानी अगर इसको सिंपल में लिखें तो पता है ऐसे भी याद कर सकते हैं, CO NH2 और नीचे आ जाएगा 2, C के साथ O और NH2 ये भी NH2 ही है, वो देख के कंफ्यूज नहीं होना कि H2 पहले है N बाद में है। वो एक्चुअली कार्बन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए नाइट्रोजन को पहले लिखा गया। बट आप सिंपली इसको ऐसे ही याद कर सकते हो कि N2H4CO यानी अमोनियम साइनेट, ये भी अमोनियम साइनेट का ही फॉर्मूला है। अमोनियम NH4 अमोनियम, NCO साइनेट के लिए। अमोनियम साइनेट को जब आपने हीट किया, जो कि एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस था, वो क्या बना देता है? यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, CO NH2, और NH2 पे क्या लगा हुआ है नीचे? 2। वाई? बिकॉज NH2 का 2 मॉलिक्यूल है। स्ट्रक्चर कैसे बताया गया है? C के साथ NH2 है, ठीक है, और डबल बॉन्ड है
O के साथ, ऐसे बनता है यूरिया। यूरिया कहाँ काम आता है? तो यूरिया इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर। इसको आप दिमाग में रखना, यूरिया फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है, ठीक है। तो ये जो फार्मर्स होते हैं वो लोग जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र अप्लाई करते हैं फार्म्स में, फर्टिलाइज़र जो अप्लाई करते हैं, तो उसमें क्या यूज़ होता है? यूरिया। तो यूरिया का इसीलिए प्रोडक्शन लैब में होता है अब, ठीक है। वह किस तरीके से हम लोग करते हैं लैब में? अमोनियम साइनेट को हीट कर देते हैं, और ये पहली बार कब हुआ था? वूलर ने किया था ये। इसके बाद अब जैसे एक चीज़ बना, उसके बाद फिर स्टार्ट हो गया बाकी चीज़ें बनना। जैसे कोलबे जो है वो एसिटिक एसिड उन्होंने लैब में बना लिया यूरिया के बाद। फिर उसके बाद और आए पायरीबर्टिलॉट, उन्होंने सिंथेसिस किया और भी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो जो प्लांट और एनिमल से नहीं मिलते हैं, उससे उन्होंने वो कंपाउंड बना लिया जो प्लांट और एनिमल के अंदर पाया जाता था, ठीक है। बाद में लैवोजियर ने काफ़ी सारा एक्सपेरिमेंट किया और इससे पता लगाया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन है। अभी जो हम लोग मॉडर्न डेफिनेशन समझते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कि वैसे कार्बन के कंपाउंड जिसमें कार्बन और मेनली हाइड्रोजन है। जैसे आप देखेंगे अगर मैं बोलो CO2, तो क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? नहीं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। इसका रीज़न ये नहीं है कि इसमें सिर्फ कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है। इसका रीज़न ये भी है कि बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज़ होता है जो CO2 फॉलो नहीं करता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो गया तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का प्रॉपर्टीज़ भी है, उसको फॉलो करना पड़ता है। अगर कोई कंपाउंड के पास कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करे तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। चलिए नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसके बारे में आई वाज टेलिंग कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। पहला तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है। अगर आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, केमिकल बॉन्डिंग में आपने आयनिक कंपाउंड पढ़ा हुआ है, जो कि चैप्टर नंबर इसी चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, तो आपको अच्छे से पता होगा कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो थे, जैसे NaCl वगैरह, इन लोगों का NaCl था, KCl था, इन सब का ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता था। यहाँ अलग बात है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो है। आपने देखा ही होगा शुगर का एग्जाम्पल, शुगर को आप थोड़ा सा हीट में देंगे तो वो कैरामलाइज हो जाएगा, है ना, बिकॉज शुगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन और हाइड्रोजन से बनता है वो। मोस्टली कोवैलेंट इन नेचर होते हैं। अभी कोवैलेंट होगा ये, दिस इज कोवैलेंट। कोवैलेंट क्या होता है? कोवैलेंट का मतलब होता है जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, ठीक है। अगर आपने बॉन्डिंग पढ़ा है तो आपको पता है, बाय द वे नहीं पढ़ा है तो कमेंट कीजिएगा, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। तो ये जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड है हम लोग देखेंगे इन सब में इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं बल्कि शेयर होगा। ज़्यादातर लिक्विड या गैसियस स्टेट में होते हैं, ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर या प्रेशर में। ये क्योंकि ये कोवैलेंट नेचर के होते हैं, इसलिए ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में बहुत आसानी से घुल जाते हैं। अभी नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होता है? नॉन पोलर सॉल्वेंट का मतलब जैसे अल्कोहल, बेंजीन, केरोसिन, ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट है। नॉन पोलर मतलब इसमें ना जो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर आप लें वाटर, ठीक है, वाटर, तो वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। ये कैसा सॉल्वेंट है? वाटर पोलर। क्यों पोलर? क्योंकि इसमें ये जो यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा कि हाइड्रोजन के पास एक बहुत छोटा सा पॉजिटिव चार्ज होगा और ऑक्सीजन के पास एक बहुत छोटा सा निगेटिव चार्ज होगा। तो इसके वजह से हम लोग इसे कहते हैं पोलर सॉल्वेंट। और पोलर सॉल्वेंट के अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्या करता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको नाम पता होना चाहिए। वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है। हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स है उसको बहुत जल्दी ब्रेक कर देता है। मॉलिक्यूल के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो वाटर वगैरह में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिनका बहुत हाई है, जैसे नमक, सोडियम क्लोराइड, NaCl। अगर आप वाटर में NaCl घोलो तो NaCl Na+ है, Cl- है, वाटर इनके बीच का जो बॉन्ड है उसको बहुत ईजिली ब्रेक कर देता है, इसीलिए NaCl पानी में तो घुल जाता है। बट उसी जगह में पेट्रोल में, केरोसिन में नहीं घुल पाता है। क्यों? क्योंकि NaCl के बॉन्ड को
पेट्रोल और केरोसिन, बेंजीन, अल्कोहल, ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इनके पास ऐसा चार्जेस नहीं होता पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके कारण से ये लोग उसको, उनके बीच के जो वीक फोर्स होता है, वैन डर वाल्स फोर्स होता है इनके बीच में, उसको ये ब्रेक नहीं कर पाता है। तो सिंपली आपको याद रखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं इनका कोवैलेंट नेचर होता है, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है इनका, और ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुल सकते हैं। क्यों? क्योंकि नॉन पोलर सॉल्वेंट के पास क्या है, लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और जबकि पोलर सॉल्वेंट यानी पानी वगैरह में ये घुल नहीं सकते हैं। इनऑर्गेनिक होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो पानी में कौन घुलता है, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो आयनिक नेचर के होते हैं, यानी जिनमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो पानी में घुलते हैं। इस पॉइंट से काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि लेट्स से कुछ भी पूछ लिया कि वाई सोडियम क्लोराइड इज सोल्यूबल इन वाटर एंड नॉट सोल्यूबल इन बेंजीन। तो आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, तो वो ऐसे चीज़ में घुलेगा, ऐसे सॉल्वेंट में घुलेगा जो कि एक पोलर सॉल्वेंट हो और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई हो। सेम रीज़न कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों नहीं घुल पाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवैलेंट नेचर के होते हैं, और कोवैलेंट नेचर के होते हैं तो वो उन चीज़ों में घुलते हैं जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत लो है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए चाहिए आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है मेटल के पास, जैसे कि कॉपर वगैरह हो गया, एल्युमिनियम हो गया। आयंस किसके पास होता है? अभी जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, Na+Cl-, एक पूरा पॉजिटिव आयन, एक पूरा निगेटिव आयन, ये लोग इलेक्ट्रॉन्स को हेल्प करते हैं मूव करने, मतलब ये लोग कंडक्ट करते हैं क्या, इलेक्ट्रिसिटी। बट कोवैलेंट में तो शेयरिंग हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, कोई किसी को कंप्लीट तरीके से इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर नहीं कर रहा है, जस्ट शेयर कर रहे हैं। तो ना कोई कंप्लीट पॉजिटिव है ना कोई निगेटिव है, इसलिए क्योंकि आयंस का फॉर्मेशन नहीं है। याद रखिएगा, there is no formation of ions in organic compound, that is why they are not able to conduct electricity. Okay, next, organic compounds generally flammable हैं। flammable क्यों? that means ये burn कर सकते हैं एयर में। okay, next, tetravalency of अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक में। काफ़ी बार पूछा गया ये डेफिनेशन कि टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन क्या है, ठीक है। तो टेट्रा वैलेंसी आपको नाम से ही पता चलता होगा, टेट्रा मीन्स 4 और वैलेंसी का मतलब होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर सकता है। डेफिनेशन क्या है? टेट्रा वैलेंसी इज द एबिलिटी ऑफ अ कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का ये एबिलिटी है जिससे ये कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। याद रखिएगा, कोवैलेंट ही बनाता है, शेयरिंग ही होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड विथ अदर एटम्स बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस मतलब जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो कार्बन के जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका कार्बन क्या करता है, शेयरिंग करता है। किसके साथ शेयरिंग करता है? दूसरे एलिमेंट्स के साथ, दूसरे एटम्स के साथ। और शेयरिंग करके क्या करता है, शेयरिंग करके क्या करता है, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं टेट्रावैलेंसी, क्योंकि हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, दैट वी विल सी। इसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन इतना डाइवर्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना पाता है, और ये जो इतना सारा कंपाउंड, एक एक कार्बन जो है वो 4-4 बॉन्ड बना सकता है। इसी की वजह से ये लाइफ का एक तरीके का बैकबोन है। अगर कार्बन का टेट्रावैलेंसी नहीं होता, अगर एक एक कार्बन 4-4 बॉन्ड नहीं बना पाता, तो शायद ये जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लूकोज, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, ये कभी प्रेजेंट ही नहीं होते। और अगर ये प्रेजेंट नहीं होते तो फिर बाकी जो चीज़ है वो भी नहीं बन पाता। सेल, मॉलिक्यूल, सबको ज़रूरत है इन सब चीज़ों का, है ना। एक एक सेल को विनो के प्रोटीन चाहिए, स्टार्च चाहिए। तो जब ये सब ही नहीं रहेगा तो कैसे? इवन सेल के स्ट्रक्चर में भी लिपिड्स होता है, स्टार्च से बना हुआ होता है, समझ में आ रहा है। तो इसलिए ये जो टेट्रावैलेंसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। किसका प्रॉपर्टी है ये? किसका प्रॉपर्टी है? कार्बन एटम का प्रॉपर्टी है। क्या करता है? ये एबिलिटी है जिसकी वजह से कार्बन एटम 4-4 बॉन्ड बना सकता है। एक्सप्लेनेशन क्या है? अभी कार्बन एटम क्यों, आखिर ये शेयर ही क्यों कर रहा है? अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या खुद से। अब अगर आपको पता हो तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6।
अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे दिस विल बी 2,4, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है कार्बन का 4। अभी कार्बन को अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको चाहिए और 4 इलेक्ट्रॉन ताकि वो लास्ट में हो जाए 8। और अगर कार्बन अपना ड्यूप्लेट पूरा करेगा तो कार्बन को लॉस करना होगा -4 इलेक्ट्रॉन का, -4 यानी 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देना होगा, तब इसके लास्ट में क्या बचेगा 2। तो कार्बन के पास था 2 रास्ता, एक कि वो +4 यानी कि और 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो खुद बन जाएगा C4-, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव चार्ज के साथ आता है। अगर एक कार्बन एक इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है तो 1 माइनस आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है तो 4 माइनस, 4 अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो 4 माइनस। और अगर एक कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके सर पे 1 प्लस आता है। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए तो उसके सर पे 4 प्लस आएगा। तो कार्बन के पास 2 रास्ते थे, या तो वो -4 हो सकता था या तो +4 हो सकता था अगर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता तो, बट ऐसा हो नहीं रहा है। क्या रीज़न है ऐसा नहीं होने का? इसका रीज़न ये है कि अगर कार्बन का जो एटम है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, ठीक है, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना बहुत ज़्यादा, एटम बहुत ज़्यादा छोटा है, तो ये जो बाहर के 4 इलेक्ट्रॉन्स है ये भी इससे न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अटैच्ड है, बिकॉज न्यूक्लियस पॉजिटिव और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या है नेगेटिव। तो इसके वजह से न्यूक्लियस जो है, ये जो बीच में न्यूक्लियस है, ये जो बीच में न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस के पास क्या है 6 प्रोटॉन है, ठीक है, और ये ऑर्बिट में जो है वो क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो अभी जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, 1 मिनट, अभी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एक कार्बन के पास बीच में न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन हैं और बाहर जो है ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। फोर्स से इसको न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा है, बिकॉज ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये इसको अट्रैक्ट करके रखा है। तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए, बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए कार्बन से 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इसलिए इलेक्ट्रॉन लूज़ करना कार्बन के लिए पॉसिबल नहीं था। तो फिर दूसरा रास्ता था कि मैम कार्बन तो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता था, नहीं, वो भी नहीं कर पाया कार्बन। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि कार्बन के बीच के न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है, सिर्फ 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन बाहर है ना। अगर वो और 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो बाहर क्या हो जाएगा, 10-10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो एक छोटा सा न्यूक्लियस जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 6 प्रोटॉन हो, उसके लिए 10-10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखना बहुत मुश्किल का काम है। इसी के लिए ना कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ना कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, बट वो सॉल्यूशन निकालता है कि चलो करता है। एंड वो क्या डिसाइड करता है कि चलो ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं अपना चारों शेयर कर लूँगा। इसी के लिए कार्बन का टेट्रावैलेंसी जो है, यानी वो 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड नहीं, आयनिक बॉन्ड नहीं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, अच्छे से याद रखिए। तो अगर कार्बन, यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि ये प्रॉब्लम को शेयरिंग के थ्रू सॉल्व किया गया। ओके, नेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। 1858 में इसी टेट्रावैलेंसी को यूज़ करके 1858 में एक केक्युले नाम के एक जर्मन केमिस्ट थे, उन्होंने कार्बन के लिंकेज को पढ़ा और बताया कि कार्बन का 4 वैलेंसी है, तो कार्बन जो है ये अपने नेबरिंग के साथ प्लेन एंगल 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। दैट मीन्स इनके हिसाब से कुछ इस तरीके का कार्बन के पास ये डैश, ये जो है ना, ये बॉन्ड दिखा रहा है कि एक एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, तो हर एक कार्बन के पास 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स होंगे। और अगर मान लो चारों साइड आके हाइड्रोजन अटैच हो जाए तो ये बन गया मीथेन। क्या बन गया? मीथेन। अब इनके अकॉर्डिंग अगर आप देख पा रहे तो ये एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री है ना। इसके बीच में कितना है, 90 डिग्री, ये कितना है 90, यानी ये चारों कोना में क्या बन रहा है, 90 डिग्री।
तो इनके अकॉर्डिंग जो था कि कार्बन का लिंकेज होता है, 4 वैलेंसी होता है और इनके बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। बट उसके कुछ टाइम बाद वैन हॉफ एंड लीबेल ने प्रपोज किया 3D स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो बोल रहे हैं कार्बन ऐसा नहीं है, जबकि कार्बन ऐसा देखने में नहीं है। कार्बन का स्ट्रक्चर यानी मीथेन का स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होगा, एक रेक्टेंगुलर टेट्राहेड्रॉन, और इनके बीच में 2 वैलेंसीज जो होंगी यानी 2 बॉन्ड जो होंगी कार्बन के, उसके बीच का एंगल कितना होगा, अप्रॉक्सीमेटली 109 डिग्री 28 मिनट्स। किसी किसी बुक में इसको मिनट्स की जगह डिग्री में ही लिखा हुआ है, तो 109 डिग्री 109.5 डिग्रीज भी इसको लिख सकते हैं। बोथ आर करेक्ट। नहीं समझ में आया, अभी डायग्राम से आएगा समझ में। देखो, पहले तो ये माना गया कि स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, ठीक है, हम लोग बनाएंगे भी ऐसा ही, ठीक है। अभी जो स्ट्रक्चर बनाएंगे अगर मीथेन का तो ऐसा ही बनाएंगे, ठीक है, जो केक्यूले ने प्रपोज किया था। बट ओरिजिनली में ऐसा स्ट्रक्चर है कार्बन का, टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन आपको दिख रहा होगा डायग्राम में अच्छे से कि बीच में एक कार्बन का मॉलिक्यूल है और इससे 4 तरफ है ना, एक इधर और एक पीछे के साइड। ये जो डैश डैश डॉट डॉट दिखाया गया है ये बताना चाह रहे हैं कि पीछे के साइड है। यानी अगर मैं आपको बताऊं तो लेट्स से अगर यहाँ पे एक कार्बन है तो यहाँ पे 3 साइड से 3 बॉन्ड्स और हैं। आई डोंट नो मेरे पास एक्स्ट्रा पेन्स है कि नहीं, यस। यानी अगर बीच में कार्बन है तो ये ऊपर एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, एक इधर बना रहा है ना, उसके बाद एक इधर पे बना रहा है और एक इधर बना रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। ये हो गया आपका टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर। आई होप आपको दिख रहा होगा, ये टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है और इनके बीच का जो 2 वैलेंसी के बीच का जो एंगल होगा ये वाला, दिस एंगल विल बी 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स, या इसको आप 109.5 डिग्रीज भी बोल सकते हैं। कुछ इस तरीके का उन्होंने बनाया है कि ऐसा इमेजिनरी टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर होगा। सिर्फ आपको पता करना है कि रेगुलर टेट्राहेड्रॉन होता है, एंगल कितना होता है मीथेन का वो याद रखना है, और बाकी नॉर्मली जब भी हम लोग बनाएंगे तो यही स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ये लास्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, इसके बाद बाकी जो है वो पार्ट 2 में आएगा। कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या है? ये वो प्रॉपर्टी है कार्बन एटम का जिसकी वजह से कार्बन एक दूसरे से ज्वाइन करके लॉन्ग कार्बन चेन बनाती है। मतलब एक कार्बन है, इसका तो अभी हम पढ़ के गए कि इसके पास 4 बॉन्ड बनाने का कैपेसिटी है। तो बगल में एक और कार्बन हुआ, यहाँ। अब ये वाला जो कार्बन है ये, और इसका भी तो 4 होगा ना, एक इसके साथ और उसके बाद 3 इधर। लेट्स से यहाँ पे भी कार्बन आ गया, फिर अगेन ये वाला कार्बन अपने साथ बनाएगा, फिर ये कार्बन चलेगा, फिर ये कार्बन चलेगा। तो इस तरीके से जो चेन है ये काफ़ी लॉन्ग हो सकता है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ये डेफिनेशन है, आप पूरा लर्न कर लेंगे। क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, व्हाट इज कैटिनेशन प्रॉपर्टी। अच्छा, कंपाउंड्स फॉर्म ड्यू टू कैटिनेशन प्रॉपर्टी कैन हैव स्ट्रेट चेन्स। आपको दिख ही रहा होगा ये स्ट्रेट चेन है। कभी कभार इसमें ब्रांचिंग भी होता है, जैसे ये वाला ब्रांचिंग वाला चेन हो गया ना, एक कार्बन के साथ ब्रांच आ रहा है। कभी कभार जस्ट ऐसे सिंपली चलता रहेगा स्ट्रेट चेन, इसमें ब्रांचेस भी आ सकते हैं, और ये रिंग में भी अरेंज होते हैं। जैसे आगे इसमें 10 में तो नहीं है शायद, बट आगे हम लोग देखेंगे कि कार्बन ना रिंग्स बनाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये 6 कार्बन का जो स्ट्रक्चर होता है, एक और होना चाहिए, 6 कार्बन का जो स्ट्रक्चर होता है इसको ही हम लोग कहते हैं बेंजीन, ठीक है। तो ये एक रिंग वाला कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं इनको, यानी 6 कार्बन ने मिलकर एक रिंग बना लिया। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी से क्या पता चला कि कार्बन का जो चेन होता है वो स्ट्रेट भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है, और रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकता है। नेक्स्ट, कार्बन एटम्स जो हैं ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू लिंक होते हैं, ठीक है। जैसे ये सारे बीच में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के अगर थ्रू लिंक हो गए तो उन्हें हम कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। और अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है 2 कार्बन के बीच में, लेट्स से 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, या 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, तो इन दोनों को वी विल कॉल अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड। याद रहेगा सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या है? वैसे कंपाउंड्स जहाँ पे कार्बन जो है
कार्बन कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड के साथ लिंक है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन सा है जिसमें कार्बन कार्बन एटम डबल या ट्रिपल बॉन्ड के साथ लिंक है। ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट। इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर में जाएंगे। मीथेन का तो हमने देख ही लिया, इथीन, इथाइन, फिर उसके बाद नोमेनक्लेचर, ऐसे करके 3-4 पार्ट इस चैप्टर का आएगा। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया हो। कीप लर्निंग एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।